हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में। मैं शिवम सर। आज आप सबको मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रथम पार्ट बाल विकास के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। बाल विकास में कैसे कैसे बालक का विकास होता है, किन किन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है, वो सभी अवस्थाएं आप सबको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बालक की किन किन अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे कैसे बालक के विकास में परिवर्तन होता है, उस सब के बीच में आप सबको जानकारी देंगे। आइए हम सब देखते हैं। पहले बाल विकास में सबसे पहले हेडिंग परिभाषा हम आप सबको बताएंगे कि बाल विकास क्या है, बाल विकास क्या है, बाल विकास की परिभाषा क्या है। देखिए, बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, जैसे कि हम आप सबको बताना चाहते हैं, बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिससे बालक के मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिससे बालक के मानसिक व शारीरिक विकास होता है। इसे हम बाल विकास के रूप में जानते हैं। ये बाल विकास की परिभाषा है। बालक की एक मिनट, जगह कम हो गई है। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया जिसमें बालक का मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। ये बाल विकास क्या है, बाल विकास की डिफिनेशन है। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक का मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। आप सब देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके आगे की प्रक्रिया जो होती है वो भी बता रहे हैं आप सबको। आप सब देख लीजिए एक बार, डिफिनेशन पूरी है बाल विकास क्या है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसके आगे बताते हैं आप सबको। सेकंड डिफिनेशन है एक शॉर्ट डिफिनेशन है, हम आप सबको उसको बता देते हैं कि आप सबको बोलने में आसानी होगी। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, बालकों का
मानसिक मानसिक व शारीरिक 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 विकास जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, उसे बाल विकास कहते हैं। बाल विकास कहते हैं। बाल विकास कहते हैं। ये देखिए, ये डिफिनेशन है जो आप आसान भाषा में बोल सकते हैं। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है उसे बाल विकास कहते हैं। आप सब देख रहे हैं, हमने डिफिनेशन लिख दी है। यह एक सरल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन है जो कि आपको दैनिक बोलचाल की भाषा में बोलने में या डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आसानी पूर्वक आप इस डिफिनेशन को बोल सकते हैं। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है उसे बालक विकास कहते हैं। इस डिफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको रब करके आगे की प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, हम इसको रब करते हैं। अब हम आप सबको बताएंगे थर्ड डिफिनेशन। इसके बाद तीसरी डिफिनेशन बताने के बाद हम बताएंगे कि बाल विकास में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। उन वैज्ञानिकों का नाम बताएंगे आप सबके सामने। कौन कौन वैज्ञानिक ने कैसा कैसा मत दिया है बाल विकास के लिए, आप सबके सामने रखेंगे। ये तीसरी, बाल विकास का संबंध, बाल विकास का संबंध, बाल विकास का संबंध परिणात्मक दोनों विकास से है। बाल विकास का संबंध परिणात्मक दोनों विकास से है। परिणात्मक दोनों विकास से है, जिसमें प्रथम है गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास के अंतर्गत
अंतर्गत कार्य कार्य कर कुशलता कार्य कुशलता ज्ञान तर्क एवं विचार ज्ञान तर्क एवं विचारधारा इत्यादि। इसमें परिणात्मक विकास के अंतर्गत लंबाई में वृद्धि, ये जो परिणात्मक विकास है इसमें यह दर्शाया गया है कि बालकों में लंबाई में वृद्धि और वजन में वृद्धि, शारीरिक विकास में वृद्धि, ये परिणात्मक विकास में जो होता है ये दर्शाता है कि बालकों में लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, शारीरिक विकास में वृद्धि और भार में वृद्धि इत्यादि को दर्शाता है। आप सब देख लीजिए, बाल विकास का संबंध परिणात्मक दोनों विकास से है। गुणात्मक विकास के अंतर्गत कार्य कुशलता, ज्ञान तर्क एवं विकास विचारधारा। गुणात्मक विकास वो विकास होता है जिसमें बालक की मानसिक योग्यता, उसके बाद व्यवहार, बोलने डोलने के तरीके, तर्क, सोचने की क्षमता, अन्य जो विकास होते हैं उनके रहन सहन में जो बदलाव होते हैं वो सब गुणात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसमें होता है तार्किक क्षमता और मानसिक क्षमता, बोलने डोलने के तरीके, ये सब गुणात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और परिणात्मक विकास के अंतर्गत वृद्धि, लंबाई, वजन, शारीरिक विकास, ये सब परिणात्मक में आते हैं क्योंकि ये सब परिणात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। गुणात्मक और जैसे हमने आप सबको बता दिया परिणात्मक और गुणात्मक विकास में क्या अंतर होता है। अब इसके आगे हम बताएंगे बाल विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मत, मतलब किन किन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है, उसके बारे में आप सबको बताएंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक क्या क्या मत दिए हैं बाल विकास के लिए, वो आप सबको हम बता रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ढेर सारा प्यार बनाएं हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में। चलिए हम आप सबको बताते हैं बाल विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मत। देखिए, पहले वैज्ञानिक जो हैं स्किनर साहब स्किनर के अनुसार जिन्होंने अपना मत दिया है, साहब स्किनर के अनुसार उन्होंने क्या बताया है बाल विकास की प्रक्रियाओं के बारे में, आइए हम सब देखते हैं। उन्होंने बताया है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने बताया है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, आप सब देख रहे हैं स्किनर साहब ने अपना मत दिया है। स्किनर साहब ने अपना मत दिया है
विकास एक क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है एक क्रम के अनुसार, मतलब शुरू से लेके अंत तक एक क्रम के अनुसार विकास होता है। इनका कहने का मत यह है कि क्रमिक एवं मंद, मंद मतलब होता है धीमी गति में, एक धीमी गति में धीमे धीमे विकास क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक धीमी गति में जो विकास होता है, एक धीमी गति में जो विकास होता है एक क्रम के अनुसार, उन्होंने यही बताया है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति में चलने वाली प्रक्रिया है। आप सब देख सकते हैं डिफिनेशन, जैसे हम बताना चाहते हैं कि बालक जब छोटा रहता है तो वो धीमे धीमे उसके शारीरिक एवं मानसिक हर चीज़ में धीमे धीमे विकास होता है, मंद गति से धीमे धीमे अनुसार विकास होता जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में या शारीरिक वृद्धि में सब में धीमे धीमे गति से विकास होता है, एक क्रम के अनुसार होता है। वही स्किनर साहब बताना चाहते हैं कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि स्किनर साहब के द्वारा लिखा गया, जो स्किनर के अनुसार जो दिया गया है उनका मत है, हमने आपके सामने लिख दिया है। आप सब भी इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले वैज्ञानिक हैं जो हर्लॉक, सर हर्लॉक के अनुसार उन्होंने अपना क्या मत दिया है, आइए हम सब उनके मत को देखते हैं। उन्होंने क्या बताया है बाल विकास के लिए, ठीक है, आप सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम रैप करके आगे हर्लॉक जी के अनुसार जो अपना मत दिए हैं वो बाल विकास के लिए, हम उसको बताते हैं आप सबको, ठीक है। हम इसको रैप करते हैं। सर हर्लॉक, सेकेंड वैज्ञानिक हर्लॉक के अनुसार इन्होंने क्या मत दिया है। हर्लॉक जी ने बताया है बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं को ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। सर हर्लॉक के अनुसार उन्होंने अपना मत दिया है, उन्होंने बताया है बाल विकास के बारे में, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं को ध्यान केंद्रित किया जाता है कि एक पक्ष पर नहीं किया जाता। आइए हम आप सबको इनकी डिफिनेशन जो इन्होंने बताया है इसको हम बोर्ड पे लिखते हैं, आप सब भी नोट कर लीजिएगा। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं
बालक के विकास के समस्त पहलुओं बालक के विकास के समस्त पहलुओं का ध्यान केंद्रित किया गया है। किया गया है किसी एक पक्ष पर नहीं, मतलब किसी एक पक्ष पर बालक का ध्यान नहीं रखा गया है, उनका ध्यान केंद्रित किया गया किसी एक पक्ष पर नहीं। देखिए हल्लाक जी के अनुसार, हल्लाक जी अपना मत दिए हैं कि बालक मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत बालक के समस्त पहलुओं का ध्यान केंद्रित किया गया है, किसी एक पक्ष में नहीं किया गया है। इन्होंने बताया है कि बालक का ध्यान एक स्थान पर केंद्रित किया गया है, किसी एक पक्ष पर जोर नहीं दिया गया है, किसी एक पक्ष पर, या मतलब बालक के शरीर के किसी एक पक्ष पर उनका ध्यान नहीं रखा गया है, उनके ध्यान को केंद्रित किया गया है। हल्लाक जी के अनुसार उनका मत ये आप सबके सामने हमने रख दिया है, इसको आप सब नोट कर लीजिए, नोट कर लें। उसके बाद हम इसको मिटा के अपना तीसरे वैज्ञानिक हैं क्रो के अनुसार उन्होंने भी अपना एक मत दिया है, उनके बारे में आप सबको समझाते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक और हैं ड्रेवर के अनुसार उसके बाद हम बताएंगे बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, बाल विकास किन किन अवस्थाओं से शुरू होता है, कहाँ बाल विकास खत्म होता है, कहाँ मानव, इसके बारे में हम आप सबको आगे जानकारी देंगे। सिर्फ अभी 2 वैज्ञानिक और बच्चे हैं, उनके मतों को बताने के बाद फिर हम आगे बताते हैं आप सबको, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं क्रो जी के अनुसार। वैज्ञानिक नंबर 3 क्रो के अनुसार क्रो जी ने अपना मत दिया है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है। उन्होंने अपना मत दिया है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है या किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, डिफिनेशन हम लिखते हैं, बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें परिपक्व अवस्था तक हो रहे मानव विकास
परिपक्व अवस्था तक हो रहे मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन किया जा सकता है। क्रो और क्रो जी के अनुसार बाल विकास के लिए ये क्रो और क्रो जी के अनुसार ये मत दिया गया है जो आप सबके सामने है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें परिपक्व अवस्था तक हम हट जा रहे हैं, जैसे आप सबको डिफिनेशन पूरी तरीके से दिखाई दे। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें परिपक्व अवस्था तक हो रहे मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब परिपक्व अवस्था वो अवस्था मतलब जब तक बालक की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, तार्किक क्षमता एक पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है, उसे हम परिपक्व कहते हैं। मतलब वो अपने पूरी अवस्था को पूर्ण रूप से धारण कर लेता है, उसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार क्रो और क्रो जी ने यही बताया है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें परिपक्व अवस्था तक हो रहे मानव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। हम उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्रो और क्रो जी ने यही दिया है डिफिनेशन, आप सब देख लीजिए और इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगली डिफिनेशन बताते हैं, उसके बाद बताएंगे बालक की सारी अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं में बालक कैसे कैसे विकास करता है, वो सब अवस्थाएं आप सबके सामने बता रहे हैं। एक वैज्ञानिक और हैं, उनके बारे में बताने के बाद उनके मतों को आपके सबके समक्ष रखने के बाद हम आगे बताते हैं बाल विकास क्या होता है, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आप सबके सामने। हाँ, चौथे वैज्ञानिक हैं जो हैं ड्रेवर जी। ड्रेवर के अनुसार चौथे वैज्ञानिक ड्रेवर जी ने बताया है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है। निर्देशित रहता है। देखिए, ड्रेवर जी के अनुसार ये डिफिनेशन दी गई है बाल विकास के मत में। उन्होंने अपना मत रखा है, विकास प्राणी में प्रगतिशील वो होता है जो सदैव निरंतर विकास करता रहता है, उसे हम प्रगतिशील कहते हैं। प्रगतिशील परिवर्तन मतलब हमेशा बदलाव होता रहता है बालक के जीवन में। प्रगतिशील मतलब निरंतर होता है, परिवर्तन मतलब बदलाव होता है, निरंतर बदलाव होता रहता है। जो किसी निश्चित लक्ष्य मतलब कोई एक निश्चित लक्ष्य हो बालक का या मनुष्य का,
निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है। मतलब अपने लक्ष्य की ओर सदैव अपने ध्यान को केंद्रित किए रहता है। रेवर के अनुसार ये डिफिनेशन दी गई है, जो कि प्रगतिशील मतलब लगातार परिवर्तन, मतलब हमेशा बदलाव करता रहता है, अपने लक्ष्य की ओर हरदम निर्देशित मतलब अग्रसर रहता है, बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ। हमने ये डिफिनेशन दे दी है, इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं बाल विकास की अवस्थाएं आप सबको आगे बताते हैं। जैसा कि हमने बता दिया, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इसके बाद हम बताते हैं बाल्यावस्था कितनी श्रेणियों में विभाजित हुई है। बाल अवस्था की कितनी श्रेणियां हैं, बालक का विकास कितनी श्रेणियों में होता है, आइए हम आप सबको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। सबसे प्रथम अवस्था जो होती है, बाल विकास की सबसे प्रथम अवस्था जो होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था, ये वो अवस्था होती है जब बालक गर्भाशय में होता है। इसे जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था। इस अवस्था में बालक लगभग 9 महीने 280 दिन 9 महीने या 280 दिन अपनी माँ के गर्भाशय में रहता है। इस अवस्था को जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं। 9 महीने 280 दिन बालक अपनी माँ के गर्भाशय में रहता है। सेकंड अवस्था जो होती है वो होती है शैशवावस्था। जन्म के बाद जो अवस्था आती है उसे बोलते हैं शैशवावस्था। ये अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। जन्म से 5 वर्ष तक होती है। तीसरा जो स्टेज होता है बालक के विकास का, इसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में 2 होती है। बाल्यावस्था में 2 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा का होता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में 2 चरण होते हैं। पहला होता है उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा होता है पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक की 3 से 6 वर्ष तक होती है और पूर्व बाल्यावस्था में बालक की एज 6 से 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, जो कि बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है जो कि चौथा चरण होता है, ये होता है किशोरावस्था। बोर्ड पे नहीं दिख रहा है क्या? चौथा जो चरण होता है इसे कहते हैं किशोरावस्था।
ये अवस्था बालक 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इसी एज को तूफानी एज या संघर्षशील या कठिन परिश्रम का भी एज कहते हैं। ये किशोरावस्था जो होता है बहुत ही परिश्रम और संघर्षशील एज होता है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 अवस्थाएं बताई है। एक अवस्था और बचती है प्रौढ़ावस्था। बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे आपको 4 ही अवस्था बता पा रहा हूँ। आप सब इन चारों अवस्थाओं के बारे में जानिए। उसके बाद अगली जो अवस्था है वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेके वृद्धावस्था तक होती है। 21 से 30 वर्ष तक जो होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। उसके बाद जो अवस्थाएं होती हैं वो वृद्धावस्था होती हैं। उसके बाद हम ये आप सबको बता देना चाहते हैं एक बार फिर से, आप सबके कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर हो सके। जन्म से पूर्व की अवस्था 9 महीने या 280 दिन बालक अपनी माता के गर्भाशय में होता है। इसे जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं। सेकेंड अवस्था जिसे हम आप शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, ये अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की आयु की होती है, जो शैशवावस्था होती है। थर्ड अवस्था उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, ये दोनों अवस्थाएं बाल्यावस्था में आती हैं। जो प्रथम इसमें आती है उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष तक की जो एज होती है वो बालक की उत्तर बाल्यावस्था में आती है। उसके बाद सेकंड अवस्था जो होती है यह होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे 6 से 12 वर्ष तक की एज में कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो है यह है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है इसे कहते हैं किशोरावस्था। इसे हम तूफानी एज भी कहते हैं। बच्चों, आइए हम इसके बारे में बताते हैं। जो पांचवा पॉइंट जो है वो है प्रौढ़ावस्था। पांचवा पॉइंट जो आप सबका है वो है प्रौढ़ावस्था। आप सब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला पॉइंट आप सबको बताने के बाद बताते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और जो भी आप सबको समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, एक अवस्था बची हुई थी उसको हम बता रहे हैं। पांचवी अवस्था प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की एज होती है लगभग, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन हम बता देना चाहते हैं, 21 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। उसके बाद वृद्धावस्था की एज आ जाती है। छठवां होता है वृद्धावस्था। 60 वर्ष से मृत्यु तक। ये जो अवस्था होती है ये होती है वृद्धावस्था। 60 वर्ष से मृत्यु तक। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 60 वर्ष तक। इसी प्रकार मैंने आप सबको सारी अवस्थाएं बता दी हैं। वैसे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जन्म से पूर्व की अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे सीटेट हुआ, टेट हुआ, फिर उसके बाद रीट हुआ। अन्य पेपरों में इन्हीं मतलब
चाइल्ड डेवलपमेंट से इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जन्म से। अब हम आपको बताते हैं एक एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करके। ये पांचों पॉइंट आप सबको बताते हैं कि कौन सी अवस्था में बालक की क्या क्रियाविधि होती है, कैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, कैसे बालक का मानसिक विकास होता है। सारी गतिविधियों को हम आपको एक्सप्लेन करके एकदम बढ़िया पूर्वक बता रहे हैं। आप सब ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया था जन्म से पूर्व की अवस्था, जो कि हमने बताया था प्रसव पूर्व, मतलब प्री नेटल स्टेज। माता के गर्भ में बच्चा 9 महीने या 280 दिन रहता है, इसे हम प्रसव पूर्व या प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था माता के गर्भाशय या गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होती है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। फिर सेकंड एज, पहला होता है जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था प्रसव पूर्व प्री नेटल स्टेज कहते हैं, जिसमें 9 महीने या 280 दिन हमने आपको बताया। यह अवस्था माता के गर्भाशय से शुरू होती है। इस अवस्था के बारे में आप सबने जान ही लिया। मैं सेकंड जो पॉइंट है, मैं उससे शैशवावस्था से आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं शैशवावस्था से स्टार्ट करता हूँ। शैशवावस्था की एज होती है जन्म से, मैंने आप सबको बताया, जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से बताते हैं, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। इस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जिस अवस्था में बालक अपने माता पिता के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, इस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा कॉन्सिटी ज़्यादा होती है, मतलब बच्चों को अंदर प्रश्न पूछने या किसी चीज़ को जानने के लिए उनके अंदर रुचि बहुत ज़्यादा होती है। वो बार बार प्रश्न पूछते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ही होती है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत अधिक पाई जाती है। पाई जाती है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता में रहता है। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। और फिर उसके बाद इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ही अधिक पाई जाती है। अपने माता पिता से अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं, अनेक चीज़ों को देख के उसके प्रति
आकर्षित होते हैं, उसमें जानने के लिए उसमें रुचि उनके अंदर बहुत अधिक होती है, ये चीज़ क्या है। फिर इस अवस्था में आत्मा प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेंस लव होती है। वो अपने आत्मा या अपनी भावनाओं से बहुत ही प्रेम करते हैं। आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं शैशवावस्था में। ये देखिए 2 पॉइंट हमने लिख दिया है, इसको आप सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको रब करने के बाद तीसरा पॉइंट आप सबको बताते हैं। तीसरा पॉइंट, इस अवस्था में बच्चे आत्म प्रेम, इस अवस्था में बच्चे आत्म प्रेम की भावना बच्चों में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। वो अपनी भावनाओं से बहुत प्रेम करते हैं। थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं, टॉय एज भी इसे कहा जाता है। इसे शैशवावस्था में इसे खिलौनों की भी आय, मतलब टॉय एज भी कहते हैं, एज भी कहते हैं। इस अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों या अन्य चीज़ों से खेलने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं, इसलिए इसे खिलौने की आयु या टॉय एज भी कहा जाता है। आप सबको अगले पॉइंट हम बताते हैं शैशवावस्था। चलिए हम इसको मिटाने के बाद आगे का पॉइंट बताते हैं। अभी इसमें 2 पॉइंट और रह गया है, उसको बताने के बाद फिर हम बताएंगे बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद हम सब जानेंगे बाल्यावस्था क्या होती है, उनमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, बालक में क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन से विकास होते हैं, ये सब आगे चल के हम बाल्यावस्था में देखेंगे। आइए हम सब देखते हैं 4th पॉइंट। इसमें देखें, इसमें बच्चा अनुकरण मतलब इमेजिनेशन द्वारा सीखता है, अनेक कल्पनाएं करता है अपने मन में, अपने अंदर अनेक कल्पनाएं करता है, अनेक इमेज अपने मन में, मतलब अपने मन में देखता है या दर्शित करता है। इसे बच्चा इसमें बच्चा अनुकरण इमेजिनेशन द्वारा सीखता है, मतलब अपने अंदर इमेजिनेशन करता है, अनेक प्रतिबिंब को अपने अंदर सोचता है, उसी के द्वारा सीखता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में 5वीं एकदम लास्ट पॉइंट है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब बच्चा बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ तर्क लगाए जो क्वेश्चन करता है अपने माता पिता से,
उसे हम कहते हैं अतार्किक, बिना कुछ जाने बूझे, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। जब बच्चा बिना कुछ जाने समझे प्रश्न करता है, इस प्रश्न को हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ये देखिए चौथे पॉइंट में हमने बताया, इसमें बच्चा अनुकरण मतलब इमेजिनेशन, अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिबिंब या अनेक अनेक भावना को उत्पन्न करके सीखता है। जैसे उसके बच्चे के मन में चल रहा है साइकिल के प्रति वो अपने अंदर इमेजिनेशन कर रहा है, तो इसी प्रकार वो इमेजिनेशन करके सीखता है। इसी को इमेजिनेशन द्वारा सीखता है। ये चौथे पॉइंट पे हमने ये बताया। पांचवें पॉइंट में ये बता रहे हैं, इसे अतार्किक मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो अपने प्रश्न को आपके समक्ष या आपके सामने रख देता है, इसे हम अतार्किक अवस्था भी कहते हैं। ये दोनों भी शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम आप सबको बताएंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था में बच्चों की क्या गतिविधियाँ होती हैं, ये सब बताएंगे। बच्चों की अनुकरण करने की क्षमता कितनी होती है, तार्किक क्षमता कितनी होती है। तीसरा स्टेज जो है वो है बाल्यावस्था। आइए हम सब जानते हैं बाल्यावस्था क्या होता है। बाल अवस्था जैसा कि हमने आप सबको बताया था, बाल्य अवस्था में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक उत्तर बाल्य अवस्था और दूसरा पूर्व बाल्य अवस्था। आइए हम बताते हैं उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष। होती है। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें तार्किक चिंतन या कैसे मतलब बच्चे अपनी भावनाओं को तर्क में बदलते हैं, वो सब हम आप सबको बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे लॉजिकल अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपने मन में मंथन करते हैं और अपनी भावना के अनुसार उसको थिंकिंग सोचते हैं। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाल्यावस्था में सेकेंड पॉइंट, इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। मतलब जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो सर्वप्रथम वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने विद्यालय में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, इसलिए इसे आरंभिक शिक्षा अवस्था भी कहा जाता है। अवस्था भी कहती है। इसे आरंभिक शिक्षा अवस्था भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप सब लिख लें। उसके बाद हम यहाँ बोर्ड पे जगह कम होने का हम मिटा के अगले पॉइंट्स बताते हैं। इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग अवस्था भी कहते हैं और
सेकंड पॉइंट, इससे आरंभिक शिक्षा अवस्था भी कहते हैं। जब बालक 6 से 12 वर्ष की एज में आता है तो वो सर्वप्रथम अपने विद्यालय में प्रवेश करता है और पढ़ने के लिए सर्वप्रथम अपने विद्यालय जाता है, इसलिए इसे आरंभिक शिक्षा अवस्था भी कहते हैं। आइए हम आगे का पॉइंट आप सबको बताते हैं। 2 पॉइंट हमने इसमें बताया, तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट स्टेज भी कहा जाता है। आइए तीसरा पॉइंट बताते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था में जब बालक, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहते हैं। जब बालक की तार्किक क्षमता बढ़ जाती है, वो अलग अलग प्रश्न पूछने लगता है अध्यापक से या अपने माता पिता से, तो इसी को वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसे स्फूर्तिक अवस्था या स्मार्टिंग एज कहते हैं। वो अपने तर्क को इस अवस्था में समझने लगता है। जैसा कि हमने शिशुअवस्था में बताया, बालक अमूर्त चिंतन करता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। वो अपने प्रश्नों को समझ बूझ के या तार्किक चिंतन करके आपके समक्ष रखता है। इस अवस्था में, आइए हम आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। इस अवस्था में संग्रहण स्टोर की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, मतलब बालक अपने ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करके रखने लगता है। इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति होने लगती है। मतलब जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो इस अवस्था में बालक अपने ज्ञान को अपने अंदर स्टोर करने लगता है, ग्रहण करके रखने लगता है, स्टोर करने की प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार हमने बताया कि बाल्यावस्था में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। हमने 4 पॉइंट तक बता दिया है, 2 पॉइंट और बचा हुआ है आप सबका। 2 पॉइंट इसके बाद हम आप सबको बताएंगे, उसके बाद हम बताना चालू करेंगे किशोरावस्था। 2 पॉइंट और बता दे रहे हैं, बोर्ड पे जगह कम होने के कारण हम इसको रब करने वाले हैं, आप सब एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम आगे का 2 पॉइंट और बताते हैं बाल्यावस्था में आप सबको। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अखिलेश एजुकेशन जौनपुर को सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार और स्नेह बनाए रखें। आइए देखते हैं इस अवस्था, 2 अवस्थाएं और, मतलब 2 पॉइंट और हैं। 4 हमने बता ही दिया है। 5वां, इस अवस्था में बालक टोली समूह अपने मित्रों के साथ रहन सहन या अपने समाज में अलग अलग ग्रुप में आने जाने लगता है। अपने समाज मतलब अपने स्कूल के मित्रों या अपने घर के आस पड़ोस के दोस्तों के साथ उठने बैठने लगता है, समूह में आने जाने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को बाल्यावस्था को हम टोली अवस्था भी कहते हैं।
टोली अवस्था, टोली अवस्था भी कहते हैं। टोली या समूह अवस्था भी कहते हैं। अवस्था भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है नंबर 6 जो है। नंबर 6 जो है, इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहते हैं। इसे जीवन का, आइए हम लास्ट पॉइंट बता रहे हैं। इस अवस्था में इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि इस बाल्यावस्था की अवस्था में बालक के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। क्योंकि बालक की इस अवस्था में उनके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते, समाज में अपने दोस्तों या विद्यालय में अपने दोस्तों या अपने घर के आसपास मित्रों के साथ रह सके एक समूह में बैठना चालू कर देते हैं। समाज में अनेक प्रकार के मित्रों के साथ उठना बैठना, पढ़ना लिखना, अन्य गतिविधियाँ करते हैं। इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट 5 और 6 हमने और बता दिया। बाल्यावस्था का ये लास्ट पॉइंट है 2। आप इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। इस अवस्था में टोली या समूह अवस्था, इस अवस्था में टोली या समूह अवस्था में बच्चे बैठने उठने लगते हैं अपने विद्यालय में या अपने घर के आसपास के मित्रों में। 6 पॉइंट में हमने बताया इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, जिससे बालक के जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। आइए हम अगले पॉइंट पे अपने चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम बताते हैं इसके बाद अगला पॉइंट चौथी अवस्था जो अवस्था है किशोरावस्था। बाल्यावस्था आप सबकी कंप्लीट हो चुकी है। बाल्यावस्था में इतनी ही गतिविधियाँ पाई जाती हैं बालक के अंदर। हमने आप सबके सामने रखा और बताया, समझाया भी क्या क्या अवस्था है, क्या क्या बच्चों में परिवर्तन होता है बाल्यावस्था में। आइए आगे जानते हैं किशोरावस्था। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किशोरा अवस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष होती है, जो कि मैं आपको अगले ही 12 से 18 वर्ष, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किशोरावस्था की एज 12 से 18 वर्ष होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इस किशोरावस्था की एज को इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। आइए हम आप सबको बताते हैं कि अलग अलग पॉइंट कैसे हैं, हमको लिखते हुए समझाते चल रहे हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। सबसे कठिन काल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस एज को या इस अवस्था को
तूफानी, संघर्ष, कठिनाई, संघर्ष अवस्था, कठिनाई या उलझन भरी उम्र कहते हैं। आइए, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष होती है। इसे जीवन की सबसे कठिन काल कहते हैं। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की एज को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपने भविष्य को लेके, अपने समाज को लेके, अपने अन्य गतिविधियों को लेके तनाव में रहते हैं और इस एज में बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार का जोश दिखने को मिलता है। कुछ कर गुजरने की लालसा दिखने को मिलती है और बच्चे इसको भी लेके चिंतित रहते हैं। अपने भविष्य को लेके वो हमेशा उलझन में रहते हैं। अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य को लेके वो हमेशा चिंतित रहते हैं, उलझन में रहते हैं। इसलिए इस अवस्था को तूफानी, संघर्ष एवं कठिनाई या उलझन भरी उम्र या अवस्था कहते हैं इस अवस्था को। आइए हम आगे का पॉइंट बताते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें और बचा हुआ है जो आप सबके सामने रखते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। विषमलिंगी आकर्षण क्या होता है, आइए हम सब जानते हैं। इस अवस्था में जब बालक पहुंचते हैं तो वो अपने से दूसरे, मतलब मेल है तो फीमेल के प्रति आकर्षण उनके प्रति होता है। जैसे इसीलिए इसमें विषमलिंगी आकर्षण भी कहते हैं। जैसे बालक इसमें विषम लिंगी आकर्षण भी होता है। विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण इसलिए होता है कि बालक जब इस अवस्था में आते हैं तो अपने मित्र, अपने विद्यालय में मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसीलिए इस एज में कहते हैं कि ये जो अवस्था है इसमें विषमलिंगी आकर्षण होते हैं। आइए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इस अवस्था में बच्चे वीर पूजा, हीरो वर्शिप भी की भावना भी रखते हैं। जैसे कि वो अपने जीवन में किसी को रोल मॉडल मान के, जैसे हुआ भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी, इनको अपने जीवन का रोल मॉडल मान के अपने जीवन का हीरो मानते हैं और उन्हीं के आचरण को अपने अंदर मतलब ग्रहण करते हैं। इस एज को, पांचवा पॉइंट, इस अवस्था को वीर पूजा या हीरो वर्शिप भी कहते हैं। हीरो वर्शिप भी कहते हैं।
हीरो वर्शिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक किसी भी हीरो हुआ या भगत सिंह जैसे किसी नायक या नायिका को अपना रोल मॉडल मान के उनके आचरण को अपने अंदर दर्शाते हैं या उनके आचरण को अपने अंदर ग्रहण करके प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस अवस्था को वीर पूजा या हीरो वर्शिप भावना भी कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। आप ये दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उसको बताने के बाद फिर आप सबको बताते हैं प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे अखिलेश एजुकेशन जौनपुर चैनल को ढेर सारा प्यार और स्नेह बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था होती है बालक के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है, इसलिए इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। ये एज बहुत ही महत्वपूर्ण एज भी कहते हैं। इस एज में बच्चे अपने जीवन, अपने भविष्य के प्रति जितना आकर्षित रहते हैं या होते हैं, अपने इस अवस्था में बच्चों को अपना जीवन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण या इस अवस्था में सबसे सुनहरा मौका मिलता है, इसलिए इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, क्योंकि अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन मतलब अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न और अनेक अनेक प्रकार की कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चलते रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। इस अवस्था को अमूर्त चिंतन इसलिए कहते हैं क्योंकि बालकों को अपने भविष्य के लिए अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं रहती हैं। वो अपने भविष्य के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं। अपनी इस अवस्था में वो अपने जीवन को सही मार्गदर्शन पे लाने के लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं। ये ऐसी अवस्था है कि इस अवस्था में बालक चाहे तो अपने जीवन को एक अच्छा जीवन शैली में ढाल सकता है। आने वाले समय में वो अच्छे प्रकार से चाहे तो जीवन जी सकता है। आइए, इस अवस्था के बाद हम आपको एक और अवस्था बची हुई है जो कि लास्ट है, प्रौढ़ावस्था, जो कि 20 से 21 वर्ष से शुरुआत होती है इसकी। इस अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। ये अवस्था लगभग 20 से 21 वर्ष की उम्र में जिसकी शुरुआत होती है और लगभग 60 वर्ष तक ये प्रौढ़ावस्था होती है। उसके बाद जो लास्ट अवस्था है वो वृद्धावस्था होती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद मृत्यु तक होती है। लास्ट अवस्था प्रौढ़ावस्था। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है इस अवस्था में 21 से 60 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो है वृद्धावस्था।
वृद्धावस्था, 60 वर्ष से मृत्यु तक जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था के नाम से जानते हैं हम सब। वैसे भी इन दोनों अवस्थाओं के बारे में पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन्हीं सब के बारे में बहुत से अधिक पूछा जाता है। इसी प्रकार हमने आप सबके सामने सभी अवस्थाओं को रखा, समझाते हुए बताते हुए सभी अवस्थाओं को आप सबको बताया। अगर आप सबको ये सब अवस्थाएं समझ में आ गई हों तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बताने के बाद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार करें। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में मैं शिवम सर। धन्यवाद सर।